तो भैया 8 लाख रुपए का लोन 7 साल के लिए और ईएमआई सिर्फ 13,000 रुपए की। डीलर भी खुश और बैंक भी खुश। और आपको तो 7 साल बाद पता चलेगा कि सिर्फ ईएमआई कम करने के चक्कर में आपने 1 लाख रुपए ज्यादा दे दिए हैं, वो भी सिर्फ ब्याज में। और इन 7 सालों में जो आपकी कार है उसकी रीसेल वैल्यू भी 70 से 80% गिर चुकी होगी। क्योंकि इंडिया में कार लेना एक खुशी होती है, एक माइलस्टोन होता है, एक अपना ड्रीम होता है कि एक अपनी ड्रीम कार ले रहे हैं, शोरूम में जाके उसकी डिलीवरी ले रहे हैं और सारे रिश्तेदारों को पता चल रहा है कि हमने कार ले ली है। सब ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है सर। आप कार लेते वक्त सिर्फ एक चीज़ देखते हो कि ईएमआई अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं, मेरी ईएमआई कितनी है, क्या ये ईएमआई और कम हो सकती है। और सारे लोगों का फोकस सिर्फ ईएमआई पर होता है, आपका भी, डीलर का भी और बैंक का भी, कि किसी भी तरीके से जो कार ले रहा है उसकी जो ईएमआई है उसको इतना कम कर दो कि उसको वो ईएमआई ज़्यादा लगे ही ना और वो ईएमआई हर कोई अफोर्ड कर सके। लेकिन कोई नहीं पूछता कि जो आप कार ले रहे हो तो क्या आप कार लेने के लिए फाइनेंशियली रेडी हो, क्या आप जो कार ले रहे हो वो आपके बजट को सूट करती है, आपकी सैलरी को सूट करती है, क्या आप जो कार ले रहे हो उसकी आप सर्विसिंग कॉस्ट और जो भी फ्यूल का खर्चा होगा वो सारे खर्चे आप अफोर्ड कर सकते हो, क्या आप जो कार ले रहे हो उसके लिए आपके पास उसे रखने के लिए पार्किंग की जगह है या नहीं है। ये सारे सवाल कोई नहीं पूछता। कोई बात नहीं, आज पूछ लेते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं जिसमें हम ये जानेंगे, एक तरीके से चेकलिस्ट होगी कि अगर आप कार लेने जा रहे हो या आप कार लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको किस तरीके से कार की प्लानिंग करनी चाहिए, आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आप किस तरीके से अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग अपने लिए सही कार चूज कर सकते हो। देखते रहिए। तो सबसे पहले ज़रूरत का टेस्ट लेते हैं कि आपको कार की सच में ज़रूरत है या नहीं है। आप खुद का टेस्ट तो लेते नहीं हो, लेकिन आप सीधा शोरूम पहुंच जाते हो कार की टेस्ट ड्राइव लेने। तो सबसे पहले आज खुद का टेस्ट लेते हैं कि आपको कार की सच में ज़रूरत है या नहीं है। अभी आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक है नेसेसिटी यानी कि आपको कार की सच में ज़रूरत है, इसके बिना आपकी बन नहीं रही है। दूसरा है कन्वीनियंस, यानी कि कार आ जाएगी तो थोड़ी सी आपके लिए सुविधा हो जाएगी, इसलिए आप कार लेना चाहते हो। और ये दोनों ही रीज़न वैलिड हैं और दोनों ही एक तरीके से आपके अकॉर्डिंग बड़ा रीज़न होगा। मैं तो इसको डिसाइड नहीं कर सकता, आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन दोनों रीज़न वैलिड हैं, दोनों रीज़न के लिए कार लेनी चाहिए। लेकिन इसके लिए हम किलोमीटर टेस्ट लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे, ठीक है। तो अगर आप महीने में 800 से 900 किलोमीटर आना जाना आपका होता है, चाहे वो आप ऑफिस जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो आपका महीने में 800 से 900 किलोमीटर का आना जाना हो रहा है और आपकी बन नहीं रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, यानी कि आपसे मैनेज ही नहीं हो पा रहा है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हो या बाइक का यूज़ कर रहे हो सकता है आप 3 लोग जाते हो तो उस केस में बाइक पे आप जा ही नहीं पा रहे हो, तो फिर एक ये भी प्रॉब्लम है। हो सकता है आप इतने दूर जाते हो कि वहाँ पर आपको डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है, तो उस केस में कार ज़रूरत है। एंड हो सकता है उस एरिया में ज़्यादा बस नहीं जाते तो आपको खुद का एक प्राइवेट वाहन होना चाहिए, तो उस केस में भी कार की ज़रूरत है। लेकिन इस केस में एक मेन मुद्दा ये है कि आपकी प्रैक्टिकली बन नहीं रही है, यानी कि बन नहीं रही है मीन्स ये है, कितनी बार बोल दिया बन नहीं रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपसे प्रैक्टिकली मैनेज नहीं हो पा रहा है बिना कार के। तो ये है आपकी नेसेसिटी, यानी कि आपकी ज़रूरत है। दूसरी कैटेगरी में जो मैंने बात की थी तो उसमें यह है कि आपका डेली का आना जाना है 300 से 400 किलोमीटर, लेकिन आप थोड़ा सुविधा चाहते हो कि यार कौन बसों में धक्के खाए या कौन मेट्रो पकड़े, ट्रेन का वेट करो या कौन बाइक पे जाए, धूल मिट्टी इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं कन्वीनियंस थोड़ा सा देख रहा हूँ कि थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी, कार हो जाएगी तो मैं एसी चला के अपना जा सकता हूँ आराम से, 1-2 लोगों को और बिठा सकता हूँ। तो अगर आप सुविधा चाहते हो तो, लेकिन आप 300 से 400 किलोमीटर का आपका डेली का बोल रहा हूँ, महीने का आना जाना है, तो उस केस में भी आप कार ले सकते हो। लेकिन इसका थोड़ा सा आप कैब से कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। तो अगर आप एक महीने में कैब की 50 राइड लेते हो, यानी आपको 50 बार कैब करनी पड़ती है, ओला या उबर आप कोई भी यूज़ करते हो, और आपकी पर कॉस्ट राइड आपकी 80 रुपये होती है, तो अगर आप 50 भी कैब राइड लेते हो तो आपका तकरीबन 4,000 रुपये कॉस्ट आ गया। ये फिक्स है, इससे ज़्यादा ये होगा नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है जब प्राइसेस डीजल के या पेट्रोल के ऊपर नीचे होंगे, लेकिन 4,000 के तकरीबन इसका खर्चा आ रहा है आपका महीने का। अब आपको यहाँ पर एक कार दिलाते हैं 10 से 12 लाख रुपए की। अब कार की सबसे पहले ईएमआई आपको देनी है, उसके बाद कार का फ्यूल कॉस्ट आएगा, उसके बाद कार की सर्विसिंग कॉस्ट आएगी। तो ये सब मिलाकर आपका जो मंथली खर्चा आएगा वो आएगा 22 से 23,000 रुपये। ये भी एक तरीके से फिक्स हो जाएगा, जिस दिन आपने कार ले ली ये खर्चा आपका फिक्स हो गया। और अभी तो इस खर्चे में मैंने पार्किंग का तो ऐड ही नहीं किया। काफ़ी सारे लोग कार की प्लानिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन पार्किंग का तो सोचते ही नहीं है कि कार को रखेंगे कहाँ पर।
तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो आप कॉलोनी में रहते हो या जिस भी सोसाइटी में आप रहते हो, तो वहाँ पर कार की पार्किंग की सुविधा है या नहीं है। क्योंकि अगर वहाँ पर कार रखने की जगह नहीं है तो फिर उस केस में आपको कार पार्किंग का अलग से कॉस्ट पे करना होगा, और वो तकरीबन 1500 से 2000 रुपये होगा। तो इन सारी चीज़ों को मिला दिया जाए तो टोटल 25,000 रुपये कॉस्ट आती है आपकी, अगर आप कार लेते हो उस केस में। लेकिन अगर आप कैब से मैनेज कर लेते हो तो उस केस में फिर आपको सिर्फ 4,000 रुपये पे करने हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरफ 25,000 रुपये और एक तरफ सिर्फ 4,000 रुपये हैं। अगर आप ये कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हो, आपको कार की सख्त ज़रूरत है और पार्किंग की आपने व्यवस्था कर ली है कि भाई मैं तो पार्किंग भी गाड़ी की मैनेज कर लूँगा, और ये जो जितना भी खर्चा है 24-25,000 रुपये, ये मैं आराम से मैनेज कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब कार की असली प्लानिंग करते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, और वो है हमारा फर्स्ट स्टेप, यानी कि डाउन पेमेंट। तो इसके लिए हमें काफ़ी फेमस रूल है, उसे अप्लाई करके इसकी प्लानिंग करेंगे। रूल है 24-10। तो इसमें जो पहला डिजिट है यानी जो 20 है, इतने परसेंट आपकी जो कार है उसकी ऑन रोड प्राइस का आपको 20% डाउन पेमेंट करना है। इट्स वेरी सिंपल। अब आपके पास कोई भी आप कार प्लानिंग कर रहे हो 6 लाख की, 8 लाख की, 10 लाख की, तो अगर आपकी कार 10 लाख रुपए की है तो उस केस में आपके पास 2 लाख रुपए कार की डाउन पेमेंट के लिए होने चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं, वो समझ लीजिए। ये जो डाउन पेमेंट है ये आपका इमरजेंसी फंड नहीं होना चाहिए। आपने जो इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है कि कोई भी इमरजेंसी आएगी तब इसका यूज़ करेंगे, तो कार लेना कोई इमरजेंसी नहीं है। इसके लिए आपको अलग से प्लानिंग करनी होती है। तो जो आपका इमरजेंसी फंड है उसका आप इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करोगे। ये जो 2 लाख रुपए हैं, अगर आप 10 लाख रुपए की कार ले रहे हो तो इमरजेंसी फंड अलग है, और ये जो 2 लाख रुपए हैं ये अलग है। दूसरी चीज़, आप ये 2 लाख रुपए किसी से उधार लेके भी नहीं करोगे डाउन पेमेंट। किसी से कर्जा नहीं लेना है, क्योंकि 8 लाख रुपए तो आप वैसे ही फाइनेंस करा रहे हो और 2 लाख रुपए आप किसी और से कर्जा ले रहे हो, तो फिर आप कार ले क्या रहे हो? फिर बिल्कुल नहीं करना। ये 2 लाख रुपए आपके ना किसी से आपने कर्जा लिया हुआ है, ना आपने अपना इमरजेंसी फंड को इसमें से छेड़खानी की है। ये 2 लाख रुपए सेफ हैं आपके पास डाउन पेमेंट के लिए। तीसरी चीज़, कुछ आपको बैंक्स मिल जाएंगे, कुछ फाइनेंसर मिल जाएंगे जो आपको 0% डाउन पेमेंट ऑफर करेंगे। वो आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। उस केस में आपकी जो कार है उसकी ऑलरेडी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि उसका कोई सेंस नहीं बनाएगा, मतलब सेंस ही नहीं उस चीज़ का। फिर तो आप रहने ही दीजिए। तो आपके पास 20% कार का डाउन पेमेंट होना चाहिए आपके हाथ में। ये कर्जे से अलग है, आपने कोई कर्जा नहीं लिया है, और इमरजेंसी फंड से अलग है। आपको जो 0 डाउन पेमेंट वाला ऑफर मिलता है ये वो भी नहीं है। तो आपके पास प्योर आपके जो 2 लाख रुपए हैं वो आपके पास डाउन पेमेंट के लिए है। तो अब आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अब तीसरे पॉइंट को समझते हैं, और वो है लोन टेन्योर का ट्रैप। जो मैंने अभी आपको पहले रूल बताया था 24-10। तो जो इसमें 4 है, 20 तो आपने समझ लिया, तो जो अब 4 है वो है आपका लोन टेन्योर, यानी कि जो भी आप कार का लोन लेते हो वो आपको 4 साल से ज़्यादा का नहीं लेना चाहिए। अगर आप इसे ज़्यादा लेते हो तो आप कम से कम 1 लाख रुपए सिर्फ एक्स्ट्रा पे करोगे कि सिर्फ आपकी जो EMI है वो कम हो जाए और जो आपका लोन टेन्योर है वो ज़्यादा हो जाए, बस इसके लिए। और ऐसा नहीं है, जो डीलर है और जो बैंक है ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा टाइम तक का लोन दें। आप कार तभी तो ले पाओगे ना जब आप EMI अफोर्ड कर पाओगे। आप भी ये चाहते हो मेरी EMI कम हो जाए, और बैंक का भी असली फायदा उसी में है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए लोन दे पाए। तो कुछ भी हो जाए, लेकिन जो आपका लोन है वो आपको 4 साल से ज़्यादा नहीं करना है। फिर भी अगर आपको स्ट्रेच करना पड़े काफ़ी ज़्यादा तो फिर उस केस में आप सिर्फ 5 साल तक ले जा सकते हो, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। इसका थोड़ा कंपेरिजन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में अगर आप 5 साल के लिए लोन लेते हो तो आपकी EMI बनेगी 16,800 रुपए की, और आप इसमें इंटरेस्ट पे करोगे लगभग 2,08,000 रुपए। ऑप्शन बी में अगर आप यही लोन 7 साल के लिए लेते हो तो आपकी EMI बनेगी लगभग 13,000 रुपए की, और आप इसमें इंटरेस्ट पे करोगे लगभग 2,94,000 रुपए। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 86,000 रुपए का। अब 86,000 रुपए आपको हो सकता है काफी कम लग रहे हो यार, लेकिन मैं 2 साल के लिए लोन तो बढ़ा लूंगा ना। लेकिन 86,000 रुपए में आपका एक आईफोन आ सकता है, आप एक फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हो, आप इसे इन्वेस्टमेंट में ऐड कर सकते हो, एंड शायद 86,000 में तो आपका पूरा साल का फ्यूल का खर्चा निकल आएगा। तो इस तरीके से इस कॉस्ट को देखोगे तो ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। एंड पता है इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, 7 साल बाद आपकी उसी कार की वैल्यू सिर्फ 2 या 3 लाख रुपए रह जाती है। मतलब आप 7 साल के लिए उस चीज का इंटरेस्ट पे करते हो जिसकी वैल्यू साल दर साल गिरती जा रही है। एक्चुअल बात बताऊं तो कार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप कार लेने जाते हो
तो अगर आपने कार ले ली तो पहले साल में ही उस कार की वैल्यू 15 से 20% गिर जाती है। और अगर आप यही केस 5 साल के लिए देखते हो तो उस केस में आपकी कार की वैल्यू 50 से 60% गिर जाती है। और अगर आप 7 साल के लिए देखते हो तो उस केस में आपकी कार की वैल्यू 80% गिर जाती है और आप उस टाइम पर भी लोन चुका रहे होते हो। तो बैंक और डीलर पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक लंबे टाइम तक के लिए लोन दे दें, लेकिन आप 4 साल पर बिल्कुल स्टिक रहना। और अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम आए तो फिर आप उसे मैक्स टू मैक्स 5 साल के लिए ले जा सकते हो। तो अब चलते हैं चौथे पॉइंट पर, और वो है EMI ट्रैप। अब जो मैंने अभी आपको रूल बताया था जिसमें था 20-4-10, 20 समझ लिया, 4 समझ लिया, अब समझिए आप 10 क्या है इसमें। 10 यानी कि जो भी आपकी सैलरी है उसका आपको सिर्फ 10% ही कार की EMI में यूज करना है। अब काफी सारे लोग 10% देने के चक्कर में जो कार का लोन है उस टाइम पीरियड को बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो कार का लोन है उसका टाइम भी आपको 4 से 5 साल के बीच में ही रखना है, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं करना। और जो कार की EMI है वो आपको 10% रखनी है। अब इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि तुम हमारी प्लानिंग कराने आए हो या हमारे कार के प्लान को डिस्ट्रॉय करने आए हो, तुम तो कार लेने ही नहीं दोगे यार। ठीक है भाई, ठीक है, रुक जाओ, कार लेंगे, ठीक है लेंगे। तो अगर 10% में आपकी EMI जा ही नहीं पा रही है, क्योंकि अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है तो उस केस में भी आप 10,000 से ज़्यादा दे ही नहीं पाओगे। तो अब ये रूल तो USA में बनाया गया था, लेकिन ये इंडिया में काम नहीं कर पाएगा। 20 करेगा, 4 करेगा, 10 नहीं कर पाएगा। तो उस केस में अगर आपके पास और कोई लोन नहीं है, आपके ऊपर और कोई EMI नहीं है, तो उस केस में आप इस 10% को 30% तक ले जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा ले जाओगे तो फिर आपकी जो सैलरी है उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन आपकी सिर्फ कार की EMI में जा रहा होगा, एंड उसके बाद आपकी जो नीड्स हैं उनमें प्रॉब्लम आने लग जाएगी। उनमें फिर आप एक तरीके से आपको हर चीज के लिए सोचना पड़ेगा। तो इतना ज्यादा इसको नहीं खींचना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो सैलरी है उसका 30% आप मैक्सिमम EMI के लिए रख सकते हो, कार की EMI के लिए। वैसे रूल तो 10% ही कहता है, लेकिन 10% में मुझे पता है कि इंडिया में ये रूल काम नहीं कर पाएगा। 10% कार की EMI बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। जिसकी 30,000 रुपये सैलरी है तो वो EMI में क्या देगा, 3,000 रुपये। तो इस केस में आप अपनी जो सैलरी है उसका 30% तक ले जा सकते हो, लेकिन आपको जो कार का लोन का टाइम है वो भी आपको 4 से 5 साल रखना है, और जो EMI है वो मैंने आपको बताई दी। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि अभी भी यार हमारी तो कार नहीं आ पा रही है, हमारी जो EMI है वो तब भी कम है, और हम जो कार लेना चाहते हैं वो हमारे बजट से बाहर हो रही है, तो फिर क्या करें, कार नहीं लेना चाहिए। नहीं भाई, कार लेना चाहिए, लेकिन अगर आपके बजट में ही नहीं आ रही है, आपकी सैलरी में से EMI निकल ही नहीं पा रही है, तो फिर वेट करो, है ना, सैलरी बढ़ाओ, अपनी इनकम बढ़ाओ, कहीं ना कहीं से और कुछ जुगाड़ करो, लेकिन आपको इससे ज़्यादा लोन का टाइम और आपको EMI नहीं बढ़ानी है। लेकिन अगर आपको फिर भी कार लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है तो उस केस में फिर भाई मेरे सेकंड हैंड कार देखो, जो अच्छी कंडीशन में हो और आपके बजट में आती हो। फालतू में अगर आप एक नई कार लेने के चक्कर में सैलरी का 50% सिर्फ कार में जाने दोगे तो फिर वो कार ना एक टाइम के बाद आपको बोझ लगने लगेगी। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, आपको सिर्फ स्टार्टिंग में अच्छी फीलिंग आती है कार या बाइक लेते समय, क्योंकि मैंने बाइक ली है। तो उस टाइम पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगेगा कि हाँ यार बहुत अच्छी चीज़ ले ली मैंने, नई चीज़ ले ली, उसके लिए आपने इतना ज़्यादा पैसा फूंक दिया। लेकिन उसके बाद अगर आपने ज़्यादा पैसा फूंक दिया है तो वो आपको बोझ लगने लगेगी, वो आपको अच्छी नहीं लगने वाली है। तो अगर आपको ज़रूरत है, आपकी बन नहीं पा रही है, आप प्रैक्टिकली मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उस केस में आप सेकंड हैंड कार देखो, फर्स्ट हैंड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब 5वें पॉइंट की बात करते हैं, और इसमें कार की जो एक्चुअल मंथली कॉस्ट है उस पर बात करेंगे। तो इसके लिए एक ऑनेस्टली कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर आप एक ऑन रोड कार की जो प्राइस है वो 10 लाख रुपए है, और इसका आप 20% डाउन पेमेंट करते हो जो है 2 लाख रुपए, वो है 2 लाख रुपए। तो अब जो 8 लाख रुपए है इसका आपने लोन करा लिया, और ये कराया आपने 5 साल के लिए, तो जो आपकी EMI बनेगी वो है 16,800 रुपए की। अब अगर आपकी कार माइलेज देती है 13 से 17 के बीच में, और आप कार को 1000 किलोमीटर चलाते हो 1 महीने में, तो आपका जो फ्यूल का कॉस्ट है वो आएगा आपका 6 से 8 हज़ार के बीच में। अब इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो पहले साल तो सब कुछ आपको बंडल में मिलेगा, लेकिन दूसरे साल से आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट आएगी 18 से 24 हज़ार के बीच में। तो ये मंथली कॉस्ट निकल कर आती है इसकी 1500 से 2000 के बीच में। अब सर्विस की बात करते हैं। तो अगर आपका जो शेड्यूल सर्विस है वो 10,000 किलोमीटर पे भी आप कराते हो, या फिर आप साल में एक बार भी सर्विस करवाते हो, तो उसकी कॉस्ट आएगी आपकी 5 से 7 हज़ार रुपए, जिसका मंथली एवरेज निकलता है 500 से 600 रुपए। अब इसके अलावा कार के और भी खर्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कार में खुशबू के लिए शीशियों का प्रयोग करते हो,
और आपकी कार कभी पंचर हो जाती है या आपको कार हर महीने धुलवानी होती है, धुलवाओगे ही ऑब्वियसली, चलाओगे तो, गंदी गाड़ी थोड़ी चलाओगे। तो ये सारा मिला के भी आप 500 रुपये पकड़ लीजिए। अब आपकी कार की पार्किंग के लिए अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, अगर आप कहीं और पार्किंग करते हो गाड़ी की, तो उस केस में भी आप 1000 से 1500 रुपये वहां पर ऐड कर लीजिए। अब सब कुछ मिलाकर देखते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई। तो EMI है आपकी 16,800 रुपए की, फ्यूल है आपका 7,000 रुपए, इंश्योरेंस है आपका 1700 रुपए, सर्विस प्लस रिपेयर कॉस्ट है आपकी 1100 रुपए, पार्किंग का खर्चा है 1200 रुपए। तो टोटल एक महीने कार की कॉस्ट है 27,800 रुपए। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पास आओ, अभी मैंने इसमें टोल टैक्स ऐड नहीं किए हैं। अगर वो भी ऐड कर दूं ना तो ये कॉस्ट आप समझ सकते हो कितनी हो जाएगी। तो अब 35,000 रुपए की सैलरी में 27 से 30,000 रुपए कार के लिए खर्च करना, फिर उसके बाद 5,000 रुपए में खाना पीना, रेंट, घर पे पैसे भेजना, मोबाइल रिचार्ज, कपड़े, कैसे होगा भाई ये सब? मेरी समझ से बाहर है। अब यहाँ से आगे के पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं 6वें पॉइंट पर, और वो है इमरजेंसी फंड। अब काफी सारे लोग समझेंगे कि यार इमरजेंसी फंड की यहाँ क्यों बात हो रही है। जरूरी है सर, इसलिए कर रहा हूँ। प्लीज यहाँ से वीडियो को काफी ज्यादा सीरियसली लेना और इन चीजों को प्लीज फॉलो कर लेना। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीजें। सबसे पहले इमरजेंसी फंड होता क्या है, मैं आपको वो शॉर्ट में समझा देता हूँ। जो भी आपकी जरूरत है, राशन पानी, EMI वगैरह, बिल वगैरह, बच्चों की फीस, ट्यूशन की फीस, घर पे जो पैसा बेचते हो, ये सब मिला दो, इसको ऐड कर लीजिए आप, पूरी जो कॉस्ट निकल कर आती है। ये है आपका एक महीने का इमरजेंसी फंड। अब इसे आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपका 6 महीने का इमरजेंसी फंड। अब इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं आपको कि ये क्यों जरूरी है। एनी चांस आपके ऊपर अभी लोन चढ़ जाएगा, जिस दिन आप अपनी कार खरीदोगे आपको एक EMI देनी पड़ेगी। एनी चांस आपकी 3 महीने के लिए जॉब चली जाती है, उस केस में आप क्या करोगे? आपके पास इमरजेंसी फंड होगा नहीं, जॉब आपकी चली गई, आप पहले महीने से EMI देना बंद कर दोगे। उस केस में आपके अगर 2-3 महीने में आपने EMI नहीं दी, आपका सिबिल स्कोर पूरा खत्म हो जाएगा, बैंक वाले आपको परेशान करने लगेंगे। आपने जो कार खरीदी थी ना, जो आपकी ड्रीम कार थी, वो आपको सबसे ज्यादा दुख देने लगेगी, आपको बोझ लगने लगेगी कि मैंने किस घड़ी में ये मनहूस चीज में अपने घर पर ले आया। प्लीज एक 6 महीने का कम से कम इमरजेंसी फंड बनाइए, क्योंकि अगर आपकी जॉब चली गई, आप अपनी ज़रूरतें काट के भी EMI नहीं भर पाओगे। क्योंकि अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो फिर आप करोगे क्या? चलो यार, जॉब नहीं गई, कोई बड़ा खर्चा आ गया, फॉर एग्जांपल गाड़ी में ही कोई इतना बड़ा खर्चा आ गया, तो वो फिर आप सही कैसे कराओगे? आपके पास तो इमरजेंसी फंड ही नहीं है, क्या करोगे उस केस में? सो इमरजेंसी फंड आप इसे इस तरीके से मत लीजिए कि यार एक फालतू का वो है, बस लोग बोल देते हैं। देखो, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, मैं बस आपको वो एडवाइस दे रहा हूँ जो जेन्युइनली आपको कभी भी मुसीबत से बाहर निकाल सके। बस मेरा क्या फायदा है, आप बनाओगे ना बनाओगे, मेरा क्या जा रहा है यार? आपकी कार है, आप लो। मेरे हिसाब से तो आप BMW लो, मर्सिडीज लो, रेंज रोवर लो, लेकिन प्रॉपर बजट के साथ, प्लानिंग के साथ। अगर आप बिना प्लानिंग के कार लेने जाओगे तो फिर आप बहुत बुरे फंस जाओगे। सो प्लीज 6 महीने का इमरजेंसी फंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, और ये जो हमारा पॉइंट है वो 7वां है, वो है टर्म इंश्योरेंस। अब आप बोलोगे यार इमरजेंसी फंड तक चलो ठीक था, समझ आ रहा था, टर्म इंश्योरेंस का क्या सेंस है यहाँ पे? सेंस है सर, और बहुत बड़ा सेंस है। आप कार ले रहे हो, कार से घूमने भी जाओगे, आपके ऊपर आपकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट है। सारे लोगों का जो राशन पानी है वो आपसे चलता है, यानी कि केवल एक आप हो जो आप अपना घर चलाते हो। आप बाहर जॉब कर रहे हो, घर पे पैसे भी भेजते हो, राशन पानी भी आपको घर का देखना है, सारी चीज़ें देखनी है। हो सकता है आपके छोटे बहन भाई, आप उनकी पढ़ाई का भी खर्चा उठाते हो अभी। तो एनी चांस आपको कुछ हो गया, देखो बुरा लग सकता है कहने में, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना यार। आप कार ले रहे हो, इसी कार में आपके साथ कुछ गड़बड़ हो गई, फैमिली को कौन देखेगा? कार की EMI कौन देगा? देखो, टर्म इंश्योरेंस ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता यार, आपको 1000-1500 रुपये में 1 करोड़ तक का कवर मिल जाएगा। अगर आप एक यंग हो, नौजवान हो और आपको कोई बीमारी नहीं है, तो उस केस में आपको अच्छा खासा कवर मिल जाता है। लेकिन ये जरूरी इसलिए है मेरे भाई कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, आपकी फैमिली को कौन देखेगा? उसको कल कौन लाकर राशन पानी देने वाला है? कौन आपके बहन भाइयों की पढ़ाई का खर्चा उठाने वाला है? और कौन कार की EMI पे करने वाला है आपके बाद? अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है, इमरजेंसी फंड नहीं है, सेंसलेस चीजें हैं। सो प्लीज सबसे पहले इमरजेंसी फंड, उसके बाद टर्म इंश्योरेंस, और तीसरी चीज और बताता हूं आपको, और ये हमारा 8वां पॉइंट है, और वो है हेल्थ इंश्योरेंस।
अब आपको फिर लगेगा यार ये तो यार ज़्यादा ही बर्डन हो गया, इमरजेंसी फंड बनाना है, टर्म इंश्योरेंस बनाना है, हेल्थ इंश्योरेंस बनाना है, क्योंकि ये सब ज़रूरी है। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते, ये तीनों चीज़ें आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। क्योंकि एनी चांस आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, आपको कोई बीमारी हो गई या आपको कोई एक सर्जरी करानी पड़ गई, और मिनिमम जो सर्जरी होती है उनका कॉस्ट 1 से 2 लाख रुपए आराम से चला जाता है। आपको कोई बीमारी हो गई, उसका ट्रीटमेंट कराना है, बड़ा खर्चा आ गया हेल्थ को लेके, 1-2 लाख रुपए लग गए वहाँ पर, क्या करोगे फिर आप? लेकिन अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो फिर आप डोंट वरी हो ना यार, आपको तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा वहाँ से सब कुछ कवर होगा, आप सेफ हो उस सिचुएशन में। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप कार लेना चाहते हो तो, जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड कोई भी अनसर्टेनिटी से बचाएगा आपको, कोई भी अचानक से प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी आपका एक्सीडेंट होता है या आपकी जॉब चली जाती है, तो आपके घर वालों को और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं डालेगी इमरजेंसी फंड। और अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है, यानी आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, अगर आप इस दुनिया में ही नहीं रहते तो आपकी फैमिली को कम से कम इतना पैसा मिलेगा ना कि आपकी फैमिली आराम से सर्वाइव कर पाएगी कुछ सालों तक। और हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपको कोई भी बीमारी होती है, आपको कोई भी सर्जरी करानी पड़ती है, उस केस में हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये 3 चीज़ों पे जब आपका एकदम टिक लग जाए ना कि भाई इमरजेंसी फंड हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें कार की प्लानिंग करिए। इन तीनों के बिना तो कार की प्लानिंग सेंसलेस है। तो अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पर, और इससे आप पॉइंट क्या यार एक टिप समझ सकते हो। तो जब भी आप कार लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपका क्या देखा जाता है? वहाँ पर आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बैंक भी यही देखता है। तो उस केस में क्योंकि आपकी पहली जॉब है, आपने सिबिल स्कोर कभी बनाया ही नहीं, आपने कभी लोन लिया ही नहीं, तो उस केस में अगर आपका जो सिबिल स्कोर है ना वो कम होगा ना, ये आपका 300 से 900 की रेंज में होता है, और अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। उस केस में आपको कम इंटरेस्ट पर कार के लिए लोन मिल जाता है। तो इसकी वजह से सिबिल स्कोर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका एक तरीके से लोन को इम्पैक्ट करेगा कि आपको कितने रेट पर लोन मिलेगा। तो इसलिए सिबिल स्कोर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर है ही नहीं, आपने कभी बनाया ही नहीं, आपने कभी लोन लिया नहीं, तो उसको बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, कोई भी एक एंट्री लेवल का क्रेडिट कार्ड ले लो। अगर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो उस केस में फिर आप क्या कर सकते हो, आप एफडी वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। इसमें आप क्या करते हो, अपने ही पैसे की एफडी कर देते हो बैंक में, एंड उस पर आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो जो आपको क्रेडिट कार्ड है उससे आप अपने बिल्स वगैरह पे करिए और उसका यूज़ करिए, जिससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनने लगेगी धीरे धीरे। तो अगर आप एक क्रेडिट कार्ड का अच्छे से यूज़ करते हो, सारे तरीके का ध्यान रखते हो, उसका टाइमली पेमेंट करते हो, और उसका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो 30% रखते हो, यानी आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपये और सिर्फ आप महीने में 30,000 रुपये तक यूज़ करते हो, तो आपका 6 से 12 महीने में आपका क्रेडिट स्कोर है वो 700 से 750 की रेंज में आराम से आ जाएगा। तो उस केस में जो आपका लोन है वो रेट काफ़ी कम रेट पर आपको लोन मिल जाएगा। अब जब भी आप कार के लिए लोन अप्लाई करो तो वहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ज़्यादा बार आपको कार लोन के लिए कहीं भी इंक्वायरीज नहीं करनी है, क्योंकि जो आप इंक्वायरी करते हो ये टेम्पररी बेसिस पर आपके सिविल स्कोर को इम्पैक्ट करती हैं। तो जितनी ज़्यादा आप इंक्वायरी करोगे कार लोन के लिए, उतना ही ज़्यादा आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट होगा। तो हमेशा कम से कम आप अपनी जो इंक्वायरीज हैं वो करिए, और हमेशा पहले क्रेडिट स्कोर बना लीजिए, उसके बाद अगर आप कार लोन लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अब हम वीडियो के एंड में हैं, और ये है आपकी फाइनल चेकलिस्ट जो आपको कार लेने से पहले देखनी है। सबसे पहले देखना है आपको इमरजेंसी फंड, अगर आपका वो है तो अच्छी बात है, उसके बाद आगे बढ़िए। फिर आपके पास होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, फिर आपके पास होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस यानी लाइफ इंश्योरेंस। फिर आपने पार्किंग की प्लानिंग कर ली है, ये भी कंफर्म होना चाहिए कि गाड़ी आएगी तो वो रखी कहाँ पर जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास डाउन पेमेंट के लिए 20% पैसा है कार की ऑन रोड प्राइस का, तो अच्छी बात है। और आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 से 750 के बीच में है, तो ये और अच्छी बात है। और आपने कार की टोटल कॉस्ट को समझ लिया है कि मुझे टोटल कार का इतना खर्चा आएगा महीने का, और वो आप अफोर्ड कर सकते हो, ये आपको कंफर्म करना काफी ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद लास्ट है लोन टेन्योर, यानी जो आप लोन ले रहे हो वो मैक्स टू मैक्स आप 5 साल के लिए ले रहे हो, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। तो ये फाइनल चेकलिस्ट है। जब भी आप कार लेने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज इन पॉइंट्स को पहले सबको चेक होने चाहिए, इनको बिना कंफर्म किए आप बिल्कुल आगे मत बढ़िए। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट मिसिंग है तो सबसे पहले जाइए और इन पॉइंट्स को बिल्कुल टिक करिए, बाकायदा एक नोटपैड पे इनको लिखिए और अच्छे से इनको फुलफिल करिए। उसी के बाद आप अपनी कार लीजिए। और अगर ये आपके सारे पॉइंट क्लियर हैं, सब पे चेक लग चुका है, तो बिल्कुल कार लीजिए, आपको कोई नहीं रोकने वाला। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर कार लीजिए, एंड आपको आपकी नई कार के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।